सुप्रभात विद्यार्थियों। आज का हमारा ऑनलाइन वीडियो बीए पार्ट सेकंड हिस्ट्री प्रथम प्रश्न पत्र में हुमायूं के शासन एवं शेरशाह से संघर्ष के विषय में है। कल हमने भारत में मुगल राज्य की स्थापना और बाबर द्वारा भारत में लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम बाबर के पुत्र हुमायूं के शासन एवं उसका शेरशाह सूरी के साथ जो संघर्ष हुआ उसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था, जिसे वह सबसे अधिक लाड करता था या उसका लाडला था। बाबर के अन्य पुत्र कामरान, अस्करी व हिंदाल थे। 1508 ईस्वी में काबुल में हुमायूं का जन्म माहम सुल्ताना की कोख से हुआ। मौलाना मसही अल दिन एवं मौलाना इलियास जैसे शिक्षकों ने हुमायूं को शिक्षा दी। उसने तुर्की, फारसी और अरबी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। इसके साथ साथ ही वह गणित, दर्शन, ज्योतिष, खगोल एवं चित्रकला में भी रुचि रखता था। तीरंदाजी एवं घुड़सवारी में भी हुमायूं कुशल था। 12 वर्ष की आयु में बाबर ने उसे बदख्शां का प्रशासन देखने के लिए नियुक्त किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में हुमायूं ने बाबर की सहायता की और इस युद्ध के बाद आगरा विजय जब बाबर ने की तो उसने संभल की जागीर और कोहिनूर हीरा हुमायूं को पुरस्कार स्वरूप या भेंट स्वरूप प्रदान किया। बाबर की मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी में हुमायूं मुगल साम्राज्य का शासक। बाबर की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1530 को आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। वह मुगल शासक तो बन गया, मगर गद्दी पर बैठते ही उसके सामने अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई, क्योंकि बाबर को भारत में पर्याप्त समय नहीं मिला था। 4.5 वर्ष का समय जो बाबर ने भारत में बिताया था वह उसका युद्धों में ही व्यतीत हो गया। शासन व्यवस्था और साम्राज्य को संगठित करने का उसे अवसर नहीं मिला। हुमायूं को गद्दी पर बैठते ही एक असंगठित साम्राज्य उत्तराधिकार में मिला था। हुमायूं के सामने सबसे पहली समस्या अपने प्रशासन को संगठित एवं सुव्यवस्थित करके राज्य की आय के स्थायी साधन निश्चित करना था। दूसरी समस्या उसके सामने ये थी कि उसे एक रिक्त राज्य कोष मिला था। बाबर ने इब्राहिम लोदी का जो खजाना उसे मिला था उसे उसने काबुल में अपने समर्थकों और अपने सरदारों में बांट दिया था। इसीलिए उसे कलंदर भी कहा गया, यानी सारा ही धन उसने एक प्रकार से वितरित कर दिया। तो हुमायूं जब गद्दी पर बैठा तो राज्य की आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं थी और ये भी उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। बाबर के गद्दी पर बैठने से उसके जो संबंधी थे मोहम्मद जमा मिर्ज़ा, मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा एवं मीर मोहम्मद मेहंदी ख्वाजा इत्यादि उससे खुश नहीं थे और वो हुमायूं के विरुद्ध षड्यंत्रों में लिप्त हो गए। उन्होंने हुमायूं के विरुद्ध विद्रोह किए और हुमायूं के शत्रुओं का साथ दिया। हुमायूं को इनसे निपटने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा हुमायूं के जो भाई थे कामरान, अस्करी, हिंदाल और उसका चचेरा भाई सुलेमान, इन्होंने भी हुमायूं के समक्ष कई कठिनाइयाँ उत्पन्न की और उसके प्रति सदैव शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया। इसके अलावा अफ़गान अभी तक अपना साम्राज्य पुनः स्थापित करने का स्वप्न देख रहे थे और वो मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए एकत्रित और संगठित हो रहे थे। बिहार में महमूद खां लोदी के नेतृत्व में अफ़गान एक होकर के मुगलों को बाहर निकालने की ताक में थे। तो इस प्रकार गद्दी पर बैठते ही हुमायूं के सामने कई समस्याएं मुँहे बाएं खड़ी थी।
हम ये कह सकते हैं कि मुग़ल सिंहासन हुमायूं के लिए एक कांटों की सेज था या कांटों का ताज था, न कि फूलों का बिछोना। हुमायूं ने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहली भूल जो की वो ये थी कि उसने बाबर के इच्छानुसार अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। उसने कामरान को काबुल तथा कंधार का प्रदेश दिया, अस्करी को संभल सौंपा, हिंदाल को मेवात दिया और उसका चचेरा भाई जो सुलेमान मिर्ज़ा था उसको बदख्शां का प्रशासन सौंप दिया। वह मुग़ल शासकों में एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया। फिर भी उसके भाई इन प्रदेशों को पाकर भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर हुमायूं की कभी मदद नहीं की, वरन हुमायूं के लिए उन्होंने समस्याएं ही उत्पन्न की। हुमायूं ने गद्दी पर बैठने के बाद अपना पहला जो युद्ध किया वो कालिंजर के साथ था। बुंदेलखंड में कालिंजर के किले पर हुमायूं ने घेरा डाल दिया। कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव ने हुमायूं का बहादुरी से सामना किया। हुमायूं लंबे घेरे के बाद भी कालिंजर को नहीं जीत सका। इसी मध्य कामरान ने पंजाब में अपनी गतिविधियां बढ़ा करके हुमायूं को शंकित कर दिया। इसके साथ ही बिहार में महमूद लोदी शक्तिशाली हो रहा था और अफ़गान जौनपुर की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसी स्थिति में हुमायूं ने कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव से संधि कर ली और कुछ क्षतिपूर्ति लेकर के वह आगरा लौट आया। यह हुमायूं की बहुत बड़ी भूल थी जो कि उसके सैनिकों में एक प्रकार से निरुत्साह भर दिया था, क्योंकि उसके पहले ही युद्ध में उसे संधि करनी पड़ी। यदि वह कुछ समय तक घेरा और रखता तो हो सकता है प्रताप रुद्रदेव उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता और उसे संधि नहीं करनी पड़ती। हुमायूं का दूसरा जो कदम था या उसके शासन का जो दूसरा युद्ध था वो दोराहा का युद्ध था। यह युद्ध हुमायूं व अफ़गान नेता महमूद लोदी के मध्य हुआ था। हुमायूं के शासनकाल में अफ़गानों से यह उसका पहला मुकाबला था। 1572 ईस्वी में हुमायूं ने गोमती नदी के तट पर दोराहा नामक स्थान पर महमूद लोदी को पराजित किया। महमूद लोदी उड़ीसा की ओर भाग गया। जौनपुर पर हुमायूं का अधिकार हो गया। इस प्रकार यह पहली सफलता थी, सैनिक सफलता थी हुमायूं के शासनकाल की और हुमायूं की निजी। हुमायूं के काल का जो तीसरा महत्वपूर्ण कार्य था वो चुनार का घेरा था। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने महमूद लोदी को पराजित करने के बाद बनारस के पास चुनार के किले का घेरा डाल दिया। इस समय चुनार पर शेर खां नामक एक अफ़गान सरदार का, जो किसी समय बाबर की सेना में भी सैनिक के रूप में भर्ती हुआ था, उसका अधिकार था। 4 माह के घेरे के बाद भी हुमायूं चुनार पर अधिकार नहीं कर सका। इसी समय राजस्थान में गुजरात के बहादुर शाह का दबाव बढ़ रहा था। अतः हुमायूं ने शेर खां से संधि करना उचित समझा और उसने अपने सेनापति हिंदू बेग के माध्यम से शेर खां से समझौता कर लिया। यह हुमायूं की एक सबसे बड़ी भूल सिद्ध हुई। यदि इस समय वो शेर खां की शक्ति को कुचल देता तो हो सकता है भविष्य में उसे भारत से निर्वासित नहीं होना पड़ता। मगर इतिहास ऐसे ही चलता है। शासकों की छोटी छोटी भूलें बाद में उनके लिए काफ़ी बड़ी साबित होती है। बहादुर शाह गुजरात का शासक था और वह अपनी पड़ोसी रियासत मेवाड़ पर बार बार आक्रमण करके वहाँ के कमज़ोर शासक विक्रमादित्य से क्षतिपूर्ति और उसे अपनी अधीनता स्वीकार करवाने की ताक में था। राणा सांगा के उत्तराधिकारी इतने कमज़ोर थे कि वो गुजरात के शासक का मुकाबला नहीं कर पाए। राणा सांगा की पत्नी रानी कर्मावती या रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर उसे
या मेवाड़ को बहादुर शाह से बचाने की विनती की। हुमायूं कर्णावती की राखी की रक्षा के लिए समय पर मेवाड़ नहीं पहुंचा, शायद इसीलिए उसे भारत छोड़ना पड़ा। वह राजपूतों के सहयोग से वंचित रहा। जैसे ही हुमायूं मेवाड़ की तरफ बढ़ा, बहादुर शाह ने उसे पैगाम भेजा कि वह विधर्मी के विरुद्ध युद्ध कर रहा है, और जैसे ही वह मेवाड़ के युद्ध से निवृत्त होगा वह हुमायूं से युद्ध करने के लिए तैयार रहेगा, मगर अभी वह उस पर आक्रमण नहीं करे। हुमायूं बहादुर शाह की बातों में आ गया और वह मेवाड़ की सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ा। 1535 में मार्च 1535 में बहादुर शाह ने मेवाड़ पर एक प्रकार से विजय प्राप्त की और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। रानी कर्णावती ने जौहर कर लिया। चित्तौड़ की पराजय के बाद हुमायूं आगे बढ़ा और उसने मांडू और चंपानेर पर अधिकार करने के लिए उन पर आक्रमण किए। बहादुर शाह अपनी जान बचाकर भाग गया। उसने गुजरात के विजित प्रदेशों का शासक अपने भाई अस्करी को बनाया, मगर कुछ समय बाद ही अस्करी का शासन शिथिल हो गया और अस्करी क्योंकि मुगल सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा में अपनी शक्ति बढ़ा रहा था, वह गुजरात की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। गुजरात के लोगों ने विद्रोह किए और बहादुर शाह गुजरात प्राप्त करने में पुणे सफल रहा। इतिहासकार लैंडपुल ने इस संबंध में लिखा है कि गुजरात और मालवा हुमायूं के हाथ में पके फल की तरह गिरे और उतनी ही तेजी से निकल भी गए। चुनार विजय। हुमायूं ने 1537 ईस्वी में शेर खां के विरुद्ध प्रस्थान किया और उसने चुनार का घेरा डाला। इस समय चुनार का जो दुर्ग रक्षक था वो शेर खां का पुत्र कुतुब खां था। उसने शेर खां की योजना के अनुसार हुमायूं को अधिकाधिक समय तक चुनार में रोके रखा। यह घेरा लगभग 6 मास तक चला। अंत में हुमायूं उस पर अधिकार करने में सफल रहा, मगर इसी बीच शेर खां अपनी ताकत बढ़ाने में लगा रहा और वह एक प्रकार से आसपास के प्रदेश पर अधिकार करके उसने अपनी शक्ति और अपने साधनों को बढ़ा लिया। इसी मध्य हुमायूं को बंगाल के महमूद शाह की ओर से उसकी सहायता करने का निवेदन मिला या याचना प्राप्त हुई। हुमायूं शेर खां से अपनी वार्ता बीच में ही छोड़ करके बंगाल की ओर रवाना हो गया। हुमायूं बंगाल पहुंचकर गौड़ पर अधिकार करने में सफल रहा। उसने बंगाल में अधिकार करके वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की और बंगाल की राजधानी गौड़ का नाम बदलकर भी उसने जन्नताबाद कर दिया और इसके बाद वह आमोद प्रमोद में लीन हो गया। इसी मध्य शेर खां ने अपनी शक्ति बढ़ाई और अब वह हुमायूं का रास्ता रोकने की फिराक में लग गया। इसी मध्य हुमायूं को उसके भाई हिंदाल द्वारा आगरा में स्वयं को बादशाह घोषित करने की सूचना मिली। उसने बंगाल की रक्षा का भार जहांगीर कुली बेग को सौंपा और 1539 में आगरा की ओर प्रस्थान किया। मगर अब उसे आगरा पहुंचने के लिए भी शेर खां से युद्ध करना था। हुमायूं के आगरा लौटने की सूचना पाकर शेर खां ने उसे रास्ते में रोकने का निश्चय किया और उसने अपने सैनिक एकत्रित करके हुमायूं को गंगा के पार उसने रोक दिया और कर्मनाशा नदी के तट पर चौसा नामक स्थान पर दोनों ही सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। वस्तुतः शेर खां ने हुमायूं को वार्ता में उलझाए रखा। उसने वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा की ताकि मुगल सेना गंगा और कर्मनाशा नदियों के पानी के कारण समस्या में पड़ जाए, वो आसानी से युद्ध जीत पाए। 26 जून 1539 को जब मुगल छावनी में पानी भर जाने से मुगल सैनिक अपनी छावनी खाली कर रहे थे, शेर खां ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया।
हुमायूं को स्वयं जान बचाकर भागना पड़ा। वे घोड़े से गंगा में कूद गया, जहां निज़ाम नामक भिश्ती ने उसे डूबने से बचाया और किसी तरह चौसा के युद्ध के बाद हुमायूं आगरा पहुंचा। शेर खां ने स्वयं को उसी समय सुल्तान घोषित कर दिया और शेर शाह की उपाधि धारण कर ली। कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध। चौसा के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं ने आगरा में अपनी शक्ति एकत्रित करने की कोशिश की। उसने हिंदाल और मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा इत्यादि से भी सैनिक सहयोग लेने का प्रयास किया। उसने कामरान को भी अपनी सहायता के लिए लिखा, मगर उसके भाइयों से उसे संतोषजनक सहयोग नहीं मिला। अंत में उसने स्वयं ही अकेले ही शेरशाह से युद्ध करने का निश्चय किया और कन्नौज या बिलग्राम के पास 17 मई 1540 को शेरशाह और हुमायूं की सेना के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं पुनः पराजित हुआ और वह आगरा से लाहौर की तरफ भाग गया। इस प्रकार कन्नौज अथवा बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं का भारत से निर्वासन हुआ और भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई। अब दिल्ली और आगरा का शासक मुग़लों की जगह एक अफगान शेर शाह, इसका मूल नाम शेर खां था, वह बन गया। इस प्रकार अपने 10 वर्षों के शासनकाल में हुमायूं ने अनेक गलतियां की, अनेक भूलें की और अब उसकी प्रशासनिक शिथिल था और चारित्रिक कमज़ोरी के कारण उसे लगभग 15 वर्ष तक अपने साम्राज्य से या भारत से निर्वासित होना पड़ा। चौसा की लड़ाई का चित्र 1539 का मैंने इंसर्ट करने का प्रयास किया है। आगे कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई का प्रतीकात्मक चित्र है। ये केवल डेट हमें ध्यान में आ जाएगी। युद्ध 1539 में और बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। धन्यवाद।